हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको IGI एविएशन का पूरा पेपर कराने वाला हूँ, जिसमें कि आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यदि आप IGI एविएशन के CS से कस्टमर सर्विस एजेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने उसका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, तो मैं उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में आपके चारों सब्जेक्ट हैं और 100 क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ते हैं। ठीक है, वो पढ़ के समझते हैं, जो जैसा कि हमें नोटिफिकेशन में बताया गया था। मैं एक बार नोटिफिकेशन में चीज़ें बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं वो देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपका पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स वगैरह का क्या क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, the written examinations contains 100 objective type multiple questions। ठीक है, each questions carry 1 marks, यानी ये बता रहा है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो होगा 1 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है। और यदि आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते या किसी क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। दूसरा, द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अप टू 12th स्टैंडर्ड, यानी जो आपका एग्जाम का लेवल है वो 12वीं बेस पे होगा। ठीक है, 12th बेस का, यानी 12th क्लास के बेस पे आपका जो एग्जाम है ये होगा। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी जो थी ये 12th बेस पे ही आई थी। इसका तीसरा देख लेते हैं, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बिलिंगुअल, यानी जो आपका एग्जाम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसके लिए मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे, सर एग्जाम किन किन भाषाओं में होगा। तो दोस्तों, ये आपका केवल 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है। इसके बाद चौथा इंस्ट्रक्शन है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, यानी 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। उसके बाद जो 5वां इंस्ट्रक्शन है ये है, टोटल टाइम आपका 90 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और दोस्तों, जो आपका एग्जाम है ये ऑफलाइन होगा। लास्ट ईयर ऑफलाइन हुआ था, इस बार भी चांसेस हैं कि ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन को रीड करूंगा। इसके बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है। और उस 5 सेकंड में आपको खुद करके देखना है कि आप के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी आप अगर टिक करेंगे तो कौन सा आंसर आप टिक करेंगे। ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है एग्जाम के लिए, जितनी भी आपने तैयारी करी है, तो आपको मोटा मोटा ये अंदाजा लग जाएगा कि आप 100 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। और लास्ट में जब आप 100 के 100 क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। ईमानदारी से आपको बताने हैं, तभी आपको पता पड़ेगा कि आप जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कौन कौन से आपके पार्ट जो हैं या सेक्शन कौन कौन से वीक हैं, तो आप उसकी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है पार्ट 1 जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन है गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको एक जॉब आपको बताना कौन किस में है। दोस्तों, जो हमारा सोमनाथ मंदिर है ये है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र। हमारा सोमनाथ मंदिर किस राज्य में दोस्तों, ये है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था। तो दोस्तों, जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जनरल डायर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन था, जनरल डायर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन 1922, 1923, 1924 और 1925। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1922। 1922 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नेहरू जी। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की और पांचवा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? ऑप्शन की बात करते हैं, छोटी आंत, अमाशय, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छोटी आंत, यानी हमारे मानव शरीर में पाचन का सबसे लंबा अंग कौन सा? छोटी आंत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है उदर झील, सांबर झील, नैनी झील या सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलर झील। ये बुलर झील कहाँ स्थित है? ये जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे ये पूछा सकता है ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र या महावीर चक्र? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है परमवीर चक्र। आपको एक चीज याद रखनी है, भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान पूछ रहा है, शौर्य सम्मान, ये आपको वर्ड याद रखना है, शौर्य सम्मान। जब आपसे पूछा जाएगा परमवीर चक्र और आपसे पूछा जाएगा सिंपल वे में भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। और आपसे पूछा जाएगा शौर्य, शौर्य में क्या होता है? वीरता, यानी वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? यह परमवीर चक्र। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर वीरता का सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार होता है ये होता है महावीर चक्र, ये दूसरे नंबर पे है और परमवीर चक्र पहले नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार, सहारा, गोबी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ये है थार। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका राजस्थान में। जो सहारा मरुस्थल है ये है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। तीसरा है आपका गोबी मरुस्थल, जो गोबी मरुस्थल है ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है एशिया, यानी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन से यानी तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने का, आपके पेपर में कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध किस नदी पर है? ऑप्शंस की बात करते हैं, गोमती, गंगा, भागीरथी या यमुना? तो दोस्तों जो टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं लीला सेठ, अन्ना चांडी, रीता फारिया या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लीला सेठ। ये है आपकी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, यानी प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश है। वो कहाँ की थी? ये बनी थी हिमाचल, यानी हिमाचल का जो न्यायालय था उसकी थी ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? महिला आपसे पूछा है, पुरुष पूछा जाए जीबी मावलंकर, आपसे महिला पूछा है। ऑप्शन मीरा कुमार है, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू और ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो भारत की दोस्तों सबसे पहले महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ये इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मीरा कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी भारत? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन नंबर भाग 7, ऑप्शन नंबर सी भाग 8, ऑप्शन नंबर डी है भाग 9। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 8, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शंस की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, यानी कब किया गया था? ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1922, ऑप्शन नंबर बी है 1923, ऑप्शन नंबर सी है 1921 और ऑप्शन नंबर डी है 1919।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1919 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी 6 नवंबर 1948। दोस्तों भारतीय संविधान अस्तित्व में आया ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी है जेबी कृपलानी। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, और भारतीय संविधान का जनक भी किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। हाल ही में 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर सी है सौरभ गांगुली, और ऑप्शन नंबर डी है कपिल देव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सचिन तेंदुलकर। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्लीपिंग बी जीती गई है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विक्रम राजू, ऑप्शन नंबर बी है अमित कुमार, ऑप्शन नंबर सी है हरिणी लोगन, और ऑप्शन नंबर डी है रोहन सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका हरिणी लोगन, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। किस मंत्री ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी है नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर डी है रामविलास पासवान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुराग ठाकुर ने विश्वव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर्स साइकिल रैली का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या वो देखते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिनिधियों का, ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही। तो दोस्तों भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है, जनता प्रधानमंत्री को स्वयं चुनती है। ठीक है, जनता क्या होता है, जनता अपने मत के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार भारत में चुनती है। इसलिए जो यहाँ का लोकतंत्र है वो कैसा है दोस्तों? वो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 28 मार्च, 28 फरवरी, 28 अप्रैल या 28 मई? तो दोस्तों आपका जो विज्ञान दिवस होता है ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920, ऑप्शन नंबर दूसरा में दे रखा है 4 सितंबर 1920, तीसरा है 30 नवंबर 1930, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, यानी आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला में दे रखा है आंत, दूसरा लीवर, तीसरा चेहरा, चौथा सभी। तो दोस्तों जो टाइफाइड रोग होता है ये प्रभावित करता है हमारी आंतों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। सुबह किस देश की राजधानी है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी है इथियोपिया, ऑप्शन नंबर सी है जमैका, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास फिजी। तो दोस्तों जो सुबह है ये किस देश की राजधानी? ये है राजधानी आपकी फिजी की। इसका चौथा ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर है फिजी। चलते हैं दोस्तों, ये हमारा दोस्तों जीएस का पार्ट फर्स्ट खत्म हुआ। चलते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड हमारा जो पार्ट है ये क्या है? ये है आपका एविएशन नॉलेज। एविएशन नॉलेज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपसे पूछा है एयर स्पीड एविएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास 1931, ऑप्शन नंबर बी है 1986, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 1987, और ऑप्शन नंबर डी 1988। दोस्तों जो एयर स्पीड एविएशन है इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1931 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2006, ऑप्शन नंबर बी है सन 2000, ऑप्शन नंबर सी है 2001 और ऑप्शन नंबर डी है सन 2008। तो इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 2006 में इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना हुई थी। और इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है, यानी इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में। टाटा हवाई सेवा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी है अडानी, ऑप्शन नंबर सी है विजय माल्या, ऑप्शन नंबर डी है JRD टाटा। तो दोस्तों टाटा हवाई सेवा के संस्थापक कौन थे? ये थे JRD टाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। स्पाइस जेट का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है गुरुग्राम। तो दोस्तों स्पाइस जेट का जो हेडक्वार्टर ये है आपका गुरुग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और इंडिगो एयरलाइंस का भी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जेट एयरवेज के CEO कौन है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी है राजीव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है विपिन नाहर एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका पंकज बिश्नोई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी संजीव कुमार। जेट एयरवेज के जो वर्तमान CEO हैं वो हैं आपके संजीव कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने स्वदेशी यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसरो, ऑप्शन नंबर बी है DRDO, ऑप्शन नंबर सी है BEL और ऑप्शन नंबर डी है HAL। तो दोस्तों जो छठा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है BEL, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए BEL के साथ भागीदारी की है या पार्टनरशिप की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2025 तक नए हवाई अड्डों की स्थापना के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? यानी 2025 तक भारत कितने नई हवाई अड्डे बना देगा? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 110, ऑप्शन नंबर बी है 220, ऑप्शन नंबर सी है 330 और ऑप्शन नंबर डी है 440। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 220 हवाई अड्डे 2025 तक बनाने का लक्ष्य है भारत सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिगो एयरलाइंस के टैगलाइन क्या है? टैगलाइन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इंडिगो एयरलाइंस की जो टैगलाइन है वो क्या है? ऑप्शन की बात करते हैं। गो इंडिया गो, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है बी गुड टू योर सेल्फ एंड फ्लाई इमिरेटिस, तीसरा हमें दे रखा है योर पैलेस इन द स्काई, चौथा में दे रखा नाउ एवरीवन कैन फ्लाई। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस की जो टैगलाइन है ये है आपका गो इंडिया गो, गो इंडिगो, ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो क्या है देखते हैं। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास RGIA हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है IGIA, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है CIAL। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी IGIA, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। वायुयान के कॉकपिट में कौन सा यंत्र पायलट को समुद्र तल से ऊंचाई दिखाता है? यानी एरोप्लेन में के कॉकपिट में कौन सा ऐसा यंत्र लगा होता है जो कि पायलट को बताता है कि वो कितने ऊपर, यानी समुद्र तल से वो कितने ऊपर उड़ान भर चुका है या उड़ रही है उसकी एरोप्लेन। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है कंपास, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अल्टीमीटर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे GS में पूछा जा सकता है और एविएशन नॉलेज में भी पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। भारतीय वायुसेना का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वायुसेना, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर सी है रॉयल इंडियन एयरफोर्स और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय वायुसेना का पुराना नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रनवे की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.5 किलोमीटर होती है रनवे की लंबाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रनवे कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन एयरपोर्ट यूएसए, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रनवे कहाँ पर है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब। और ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर भी स्थित है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर भी यही हवाई अड्डा स्थित है। किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? ये आपका सऊदी अरब में है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ये, और इसका रनवे सबसे लंबा और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए त्रिची, ऑप्शन नंबर बी है मैंगलोर, ऑप्शन नंबर सी है दमन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है? ये है आपका त्रिची, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। AAI का पूरा नाम क्या है? ये बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शंस की बात करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है एयरपोर्ट ऑथराइज्ड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है एयरपोर्ट ऑडिट ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों AAI का पूरा नाम क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी क्या है? ये एयरपोर्ट पर जितने भी सिक्योरिटी से संबंधित मैनेजमेंट होता है उसकी देखरेख करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत BCAS कब एक स्वतंत्र निकाय बन गया? यानी BCAS कब नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री से अलग हो गया? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 1970, ऑप्शन नंबर दूसरा में दे रखा है 1998, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1985, और ऑप्शन नंबर चौथा है 1987। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 1987। यानी नागरिक ये जो BCAS है ये 1900 मैं यहाँ लिख देता हूँ 1987 में अलग हो गया था मंत्रालय से, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। IGI एयरपोर्ट किस जगह पे है? ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? सबको आपको पता होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये है आपका नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। दमदम एयरपोर्ट किस जगह पर है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दमदम एयरपोर्ट है ये है आपका कोलकाता में स्थित है, यानी ठीक है दोस्तों, यानी वेस्ट बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एरोप्लेन के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे GS में भी पूछा जा सकता है और एविएशन में भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर दे रखा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी है आर्गन। तो दोस्तों एरोप्लेन के टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? ये भरी जाती है हीलियम हवा भरी जाती है, ताकि इसके टायर कैसे रहे? इसके टायर रहे हल्के। ठीक है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्या है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ है? ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रसिया, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये है आपका दोस्तों अमेरिका में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जॉन फेडरिक, ऑप्शन नंबर बी है जोया ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी है राइट ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हवाई जहाज के आविष्कारक कौन है? ये है आपके राइट ब्रदर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका है करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। IGI एयरपोर्ट पर कितने टर्मिनल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 1 2 दूसरा तीसरा 3 है और चौथा 4 है, यानी IGI एयरपोर्ट पर कितने टर्मिनल है? यानी ऑप्शन नंबर सी यानी करेक्ट, यानी 3 टर्मिनल आपको याद रखना है। IGI एयरपोर्ट पर 3 टर्मिनल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं।
ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी है 38, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है 17। तो दोस्तों भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 38 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। डिजी यात्रा क्या है? ए ऑप्शन में दे रखा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ऑप्शन नंबर बी है मैनुअल कार्ड, ऑप्शन नंबर सी है अद्वितीय नहीं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो डिजी यात्रा क्या है दोस्तों? ये है आपका एक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, यानी बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी आइडेंटिफिकेशन जांची जाती है इससे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है 10 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 11 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है 12 नवंबर। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अक्टूबर। एयरफोर्स दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये दूसरा पार्ट भी आपका होता है समाप्त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, जो हमारा पार्ट 3 है। ये है आपका इंग्लिश नॉलेज। जो हमें पहला इंट्रोडक्शन दे रखा है ये पढ़ते। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो हमें वर्ड दे रखा है इसकी हमें जो इससे मिलता जुलता वर्ड यानी जो इसका पर्यायवाची है या सिमिलर जो वर्ड है वो हमें जो ऑप्शन हमें दे रखे उसमें से हमें पता करना है। तो जो हमारा पहला वर्ड है ये है डिबेसल। डिबेसल की जो दोस्तों हिंदी मीनिंग होती है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है आपदा या डिजास्टर आप कह सकते हैं, आपदा। और आपदा का हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है डिक्लाइन, ऑप्शन नंबर बी है डाउनफॉल, ऑप्शन नंबर सी है डिसकम्फिटर, ऑप्शन नंबर डी है डी जेनरेशन। तो दोस्तों डिबेसल में क्या होती है? आपदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी डाउनफॉल। डाउनफॉल में भी क्या होती है दोस्तों? ये होती है आपदा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज, ऑस्ट्रसाइज की जो सिमिलर वर्ड होता है वो क्या होता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रसाइज की हम मीनिंग देखते हैं। ऑस्ट्रसाइज की जो मीनिंग है इसकी मीनिंग होती है यानी किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना। ऑस्ट्रसाइज की मीनिंग क्या होती है? ये होती है किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना। तो इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दरखा बैनिस, ऑप्शन नंबर बी है बी लिटल, ऑप्शन नंबर सी है बी गाइल और ऑप्शन नंबर डी है बी साइज। तो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बैनिस। यानी ऑस्ट्रसाइज में क्या होता है? बहिष्कार करना, और बैनिस में भी क्या होता है? किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना। तो ये इसका है करेक्ट आंसर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा जो हमें वर्ड दे रखा है ये हमें दे रखा है, जो तीसरा हमें वर्ड दे रखा है ये हमें दे रखा है प्रोपोफाइलेटिक। प्रोपोफाइलेटिक की जो हिंदी मीनिंग है वो देखते हैं। इसकी जो हिंदी मीनिंग है वो है रोग निरोधी। यानी इसकी जो हिंदी मीनिंग है ये है आपका रोग निरोधी। ऑप्शंस की बात करते हैं। जो इसका ऑप्शन है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है एंटागोनिस्टिक, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमें टॉक्सिस, ऑप्शन नंबर सी है प्रिवेंटिव और ऑप्शन नंबर डी है परगेटिव। तो दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंटिव यानी प्रोपोसाइटिक यानी रोग निरोधी। इसका जो मीनिंग होता है ये होता है प्रिवेंटिव, यानी ये कहते हैं प्रिवेंट यानी एक तरह से रोग का उपचार करना है, प्रिवेशन। ठीक है, यानी चेतावनी जिस तरह से आप समझ सकते हैं, ये है इसका यानी रोग निरोधी। इसका सिमिलर वर्ड ये है। चौथा जो हमारा वर्ड है ये है कोडल। कोडल की जो हिंदी मीनिंग होती है दोस्तों वो होती है लाड प्यार करना, यानी किसी से यानी प्रेम करना यानी प्यार करना। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसका। जो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये दे रखा है हडल, ऑप्शन नंबर बी है सेटिस्फाई, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटेक्ट और ऑप्शन नंबर डी है चीत। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका सेटिस्फाई। कोडल मैंने क्या होता है? यानी किसी भी चीज़ को लाड प्यार करना। सेटिस्फाई मैंने क्या होता है? एक तरह से संतुष्ट होना, यानी बात एक ही है। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? सिमिलर वर्ड्स, यानी जो इसके सिमिलर होते हैं। इसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस पर। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट हमें इसमें छांटना अपोजिट वर्ड किसका कौन सा है। तो हमें जो दे रखा है ये दे रखा है कॉर्डियल। कॉर्डियल का जो हिंदी मीनिंग होती है, इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है ये होती है मित्रता यानी फ्रेंडशिप, मित्रता। इसका हमें अपोजिट ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है फास्ट, ऑप्शन नंबर बी है हार्टफेल्ट, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंडली और ऑप्शन नंबर डी है हॉस्टाइल। तो दोस्तों कॉर्डियल में क्या होता है? मित्रता। इसका जो अपोजिट वर्ड है ये आपका होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल में क्या होता है? शत्रु
यानी दुश्मन, उसे हम कहते हैं शत्रु। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा दे रखा है दोस्तों, ये हमारा दे रखा है इन इंस्टेंटिव। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन और इसका जो अर्थ होता है, यानी इन इंस्टेंटिव का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है स्वाभाविक। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो अपनी आदतें होती है उसे एक तरह से स्वाभाविक आप कह सकते हैं, यानी हैबिचुअल। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है ए, यानी इनेट। ऑप्शन नंबर बी है रेशनल। ऑप्शन नंबर सी है इन हार्टनेंट और ऑप्शन नंबर डी है इनबॉर्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी रेशनल। इसके बाद चलते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। द कंपनी लेट मी डैश टाइम ऑफ वर्क। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेक, ऑप्शन नंबर बी है टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी है टू टेक और ऑप्शन नंबर डी है टुक। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टेक। इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऐसे वर्ड्स के लिए आपको एक तो प्रीपोजिशन पढ़नी पड़ेगी, उसके और फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेंगी, जब इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल यू हैड डैश योर असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन नंबर बी है बैक, ऑप्शन नंबर सी है डाउन और ऑप्शन नंबर डी है इनटू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोर्ट डैश कंसाइनमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड। ऑप्शन नंबर ए है टुक, ऑप्शन नंबर बी है मेड, ऑप्शन नंबर सी है गेव और ऑप्शन नंबर डी है अलाउड। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टुक। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, डैश यू लीव नाउ यू विल बी लेट। यानी आप जा सकते हैं क्योंकि आप लेट हो चुके हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनटिल, ऑप्शन नंबर बी है टिल, ऑप्शन नंबर सी है अनलेस और ऑप्शन नंबर डी है ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी है अनलेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन, ये हमसे पूछा नो एरर का क्वेश्चन है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैड पेड ऑफ माई बैंक लोन, नो एरर। तो इसमें जो एरर है ये आपके हैं दूसरे पार्ट में, बिकॉज आई हैड पेड ऑफ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है, इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स, नो एरर। तो दोस्तों इसमें जो ये है पार्ट सी आपका, नहीं इसमें एरर है। इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है पुअर्स। पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता, ये होता आपका सिंपल वर्ड जो होता है ये होता आपका पुअर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं, समथिंग डेट केजेस डेथ। यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि मौत का कारण बनती है। ऑप्शन ए डेंजरस, ऑप्शन नंबर बी है फतल, ऑप्शन नंबर बी है ब्रूटल और ऑप्शन नंबर डी है हॉरिबल। ऑप्शन नंबर ए डेंजरस यानी खतरनाक, ऑप्शन नंबर बी फतल यानी घातक, ऑप्शन नंबर सी है ब्रूटल यानी कुरकुरा और ऑप्शन नंबर डी है हॉरिबल यानी डरावना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फतल यानी घातक। समथिंग डेट केजेस डेथ, यानी जो मौत का कारण बने उसे कहते हैं फतल यानी घातक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एम्बोरेशिया, ऑप्शन नंबर बी है एमनेशिया, ऑप्शन नंबर सी है इंसोमानिया, ऑप्शन नंबर डी है फॉरगेटिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अमनेशिया। अमनेशिया में क्या, तो लॉस ऑफ मेमोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ए रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू ए गॉड आर मेड। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है रोस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी है चर्च, ऑप्शन नंबर सी है अल्टर और ऑप्शन नंबर डी है माउंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्टर। इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, चेंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका नरेशन, ऑप्शन नंबर बी है रिसाइटेशन, ऑप्शन नंबर सी है इनकार्टेशन, ऑप्शन नंबर डी है अटरेंस। तो दोस्तों जो आपका ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिसाइटेशन। इसका करेक्ट आंसर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे। इसके बाद आ गया आपका करेक्ट वर्ड, यानी वर्ड वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं। यानी हमसे ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो वर्ड है एकदम करेक्ट है स्पेलिंग के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है कोलाबोरेट, ऑप्शन नंबर बी है कोमेमोरेट, ऑप्शन नंबर सी है
कोलेट और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास चॉकलेट। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कोलाबोरेट। ये इसकी एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, आपको हमेशा इसमें याद रखनी है। डबल एल के बाद हमेशा ए आएगा इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जो हमें इसमें देखना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हरासमेंट, ऑप्शन नंबर बी है इम्ब्रासमेंट, ऑप्शन नंबर सी है फुलफिलमेंट और ऑप्शन नंबर डी है डिनाउंसमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हरासमेंट की स्पेलिंग एकदम करेक्ट इधर रखिए ना, हरासमेंट। HARR आपको हमेशा याद रखना है, डबल आर आएगा इसमें और डबल एस आएगा हमेशा, डबल आर एंड डबल एस, HARRASSMENT हरासमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिदम। रिदम की स्पेलिंग पूछी हमसे, ऑप्शन नंबर ए RHYTHEM। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बताता हूँ। रिदम, रिदम की जो स्पेलिंग होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्पेलिंग एरर वाले सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। RHYTHM ये होता है रिदम, रिदम की करेक्ट स्पेलिंग ये है, आपको याद करनी है। नेक्स्ट जो है हमारा ओकेशन, ओकेशन की स्पेलिंग करेक्ट क्या है दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ओकेशन, OCC, यानी आपको हमेशा याद रखना ओ के बाद डबल सी आएगा और एस एक बार आएगा, केवल दो बार एस नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये देखिए दो बार एस दे रखा है, तो ये गलत है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दो बार सी आएगा और एक बार एस आएगा, ओकेशन। चलते हैं नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन हमें दे रखे वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेज, ठीक है। जो हमारी पहले ये दे रखी है इन्होंने ईडियम्स, क्वेश्चन नंबर 21 की ये है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑप्शंस की बात करते हैं, ए डिलेड इवेंट, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है एन इनएक्सपेक्टेबल इवेंट, ऑप्शन नंबर सी है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है एन अनप्लेजेंट इवेंट। तो दोस्तों ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसकी जो करेक्ट मीनिंग होती है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सेप्टेड, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यानी जिसका कोई भरोसा नहीं कि ऐसा इवेंट हो सकता है नहीं हो सकता, यानी अनएक्सपेक्टेड आपको वर्ड याद रखना है। जब कभी आपसे पूछेगा तो आपको हमेशा याद रखना है अनएक्सपेक्टेड, ये वर्ड याद रखना है, इसके साथ हमेशा यही आएगा, ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इन कोल्ड ब्लड, यानी ठंडा खून, यानी ठंडा खून हो जाना। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एंग्रीली, ऑप्शन नंबर बी है डेलिबरेटली, ऑप्शन नंबर सी है एक्साइटेडली, और ऑप्शन नंबर डी है स्लोली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डेलिबरेटली, इसका करेक्ट आंसर है। इन कोल्ड ब्लड यानी खून ठंडा होना, यानी गुस्सा ना आना, एक तरह से आप कह सकते हैं ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। टू बी ऑल एट सी ए, यानी हम सभी लोग समुद्र में हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फैमिली, ऑप्शन नंबर बी है लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर सी है इन द मिडल ऑफ द ओशियन, और ऑप्शन नंबर डी है ए स्ट्रिंग ऑफ इजलेंट्स। तो दोस्तों टू बी ऑल एट सी, यानी सभी लोग समुद्र में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लॉस्ट एंड कंफ्यूज, यानी हम खो गए और हम कंफ्यूज हैं, ठीक है, यानी डाउटफुल आपसे पूछा जा सकता है, यानी ऑप्शन में आपको ये भी दिया जा सकता है, डाउटफुल भी वर्ड दिया जा सकता है। तो एक तरह से जब कभी ये ईडियम्स आए तो इसका मीनिंग हमेशा मीनिंग इसकी होती है कि कंफ्यूज हो जाना, यानी टोटली कंफ्यूज्ड या लॉस्ट, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ही स्पोक वेल थ्रू इट वाज हिज मेडन स्पीच। हमें इसमें पूछिए इन्होंने मेडन स्पीच, यानी मेडन स्पीच को हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग स्पीच, ऑप्शन नंबर बी है फर्स्ट स्पीच, ऑप्शन नंबर सी है ब्रीफ स्पीच, और ऑप्शन नंबर डी है इमोशनल स्पीच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच। यानी मेडन स्पीच का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट स्पीच, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए भाषण को हम कहते हैं मेडन स्पीच, यानी पहला भाषण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। द स्टूडेंट पास्ड आउट इन द लैब ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। तो जो ये 25वां क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फेल डाउन, ऑप्शन नंबर बी है बीकेम एनेक्सिस, ऑप्शन नंबर सी है रस्ट आउट, ऑप्शन नंबर डी है फेनेटेड। दोस्तों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फेनेटेड,
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों, ये होगा आपका पार्ट तीसरा ख़त्म इंग्लिश। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर, जो है हमारा पार्ट 4 मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट देनी है या कहीं नोट करके आपको हर क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने कितने मार्क्स इस पेपर में गेन किए 100 में से, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। आपको ध्यान से ये क्वेश्चंस सुनने और देखने हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा दे तो उसे लाभ क्या होगा। अब देखिए क्या है पूछ रहा हमसे, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, यदि मान के चले किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। ठीक है, बट्टा का मतलब होता है छूट। ठीक है, यानी 90%, यानी हो गई 90 रुपये की। ठीक है, तो एक व्यापारी को 20% लाभ होता है, तो व्यापारी को फिर भी 20% का लाभ होता है। यदि वह 20% का बट्टा दे तो उसका लाभ कितना होगा, यानी 10% बट्टा दिया तो 20% का लाभ हो गया, और यदि वह 20% का बट्टा दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। ये कह रहा है हमसे, जो एक पाइप है या एक टोटी है वो क्या करते हैं, यानी किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो है उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को जब एक साथ स्टार्ट किया जाएगा तो जो पूरी टंकी है या हौज है उसे भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बताता हूँ मैं आपको क्या है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी। ठीक है, तो ये मैं बता रहा कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है और दूसरी जो रेलगाड़ी उसके विपरीत अपोजिट आ रही है, उसकी 100 मीटर लंबाई है। तो इसमें एक तो आपकी सबसे पहले लंबाइयाँ ऐड होंगी, 150 प्लस में आपका हो गया 100, ये हो गया आपका 250, यानी 250 मीटर तो हो गई दोस्तों आपकी दोनों ट्रेनों की लंबाई। चाहे विपरीत दिशा में जाए चाहे ट्रेनें समान दिशा में जाए, इनकी लंबाई हमेशा ऐड होती है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करते हैं और उसे 30 किलोमीटर घंटा हो तो दूसरे की हमें किलोमीटर स्पीड बतानी है कि कितने किलोमीटर दूसरे रेलगाड़ी की स्पीड है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के अनिर्दिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक ओर की दूरी किलोमीटर में कितनी है। यह हमसे पूछ रहा है कि एक नाव है जो धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे में कोई दूरी तय करती है। ठीक है, सॉरी, धारा के साथ 8 घंटे में तय करती है, यानी धारा जिस साइड बहती है नाव भी उस साइड बहती है, तो वो किसी डिस्टेंस को 8 घंटे में पूरी करती है। और दूसरे सेंटेंस में हमें ये कह रहा है कि जब नाव धारा के विपरीत चलती है, यानी धारा मान के चल रही है पूरब चल रही है तो नाव चल रही है पश्चिम के साइड, यानी इसके अपोजिट चल रही है, तो उसे 10 घंटे लगते हैं, 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमसे पूछा है कि यदि धारा की गति, जो नदी की धारा है उसकी गति 1 किलोमीटर हो तो नाव के द्वारा तय की गई एक ओर की दूरी कितनी है, यानी नाव ने एक ओर की कितनी दूरी तय करी, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा है अनुपात समानुपात से है। ये किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 5:3 का अनुपात था। 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के तथा लड़कियां विद्यालय में भर्ती किए गए, यानी हमें बता रखा है कि लड़के 5 के अनुपात में थे और लड़कियां 3 के अनुपात में थी। और उसके बाद 5:7 यानी 5 अनुपात लड़के आए और 7 अनुपात लड़कियां विद्यालय में भर्ती की गई। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई। पहले संख्या कुछ और थी और जैसे ये और स्टूडेंट आए इनमें भर्ती किया गया तो जो टोटल विद्यार्थी है ये 1200 हो गए, तथा लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात इतने में परिवर्तित हो गया। जो पहला अनुपात था 5:3, अब क्या हो गया आपका 7:5 में परिवर्तित हो गया। तो नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो पूछ रहा है
कि 1200 जो स्टूडेंट टोटल हो गए, इससे पहले विद्यालय में कितने बच्चे थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ क्या है। किसी मिश्रण में शराब तथा पानी 3:2 के अनुपात में तथा एक अन्य मिश्रण में 4:5 के अनुपात में है। बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब तथा पानी बराबर मात्रा में हो जाए। ये हमें 2 दे रखे हैं मिश्रण, एक में हमें दे रखा है 3:2 के अनुपात में, दूसरा में 4:5 के अनुपात में दे रखा है, और उसमें 3 लीटर पानी मिलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इसमें शराब तथा पानी की बराबर मात्रा कितनी हो जाए 3 लीटर पानी मिलाने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। ये बता रहा है इतने इतने स्टूडेंट पास हुए, तो इतने उम्मीदवार यदि अनुत्तीर्ण हुए तो कितने विद्यार्थी, यानी हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो है देखता हूँ। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी हमसे, यानी पर एनम जो ब्याज की दर वो कितनी है। कोई राशि हमें सबसे पहले से मूलधन ज्ञात करना होता है, उसके बाद आपकी राशि यानी ब्याज का फॉर्मूला लगा के आप ही निकाल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है, देखते हैं क्या है। 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एक मात्रा बट्टे के समतुल्य हैं। यानी ये हमसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 10%, 20% तथा 30% 3 डिस्काउंट में दिए जाते हैं, तो जो डिस्काउंट जो टोटल दिया जाएगा वो किस डिस्काउंट के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 10 है, हमें HCF हमें दे रखा 10 है इसका। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, यानी हमें HCF दे रखा है, 2 संख्याओं का हमसे पूछा है, LCM पूछा है हमसे। ठीक है, हमसे LCM हमसे फाइंड करना है आपको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रोहन की आयु रामू की आय की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, यानी बता रहा रामू की जो आय है वो रोहन की आय से 25% अधिक है, तो जो रोहन की आय है रामू की आय की कितने परसेंट है, रोहन की आय जो है रामू की आय का कितने प्रतिशत है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिनों में करता है, यानी किसी काम का 1/2 भाग 7 दिन में करता है, जबकि आलम इसी काम का 1/2 भाग 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पंक्ति में 3 घनाभों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया है, रिक और हन्ना के बीच ₹78 को 1/2 के अनुपात में बांटा गया। हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई। 78 रुपये हैं, इसको आप कैसे करेंगे, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 से आप भाग देंगे, 3 दूना 6, 3 छाक 18, 3 दूना 6 हो गया आपका, और 3 छाक 18 26। तो हन्ना को कितना दिया गया, 2 का अनुपात में बांटा गया, यानी 2 से आप इसे गुणा कर देंगे, यानी 6 दूना 12 का 2, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। इसको कितने मिले हन्ना को, यानी 52 रुपये मिले, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ होंगे और कुछ ईजी होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम यानी पॉजिटिव वे, यानी छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला है परिवार, दूसरा है समुदाय, तीसरा है सदस्य, और चौथा इलाका, 5वां है देश। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये होता है सदस्य। ठीक है, यानी सदस्य तीनों में है, यानी सबसे पहले होता है आपका 3 नंबर आएगा। उसके बाद है आपका परिवार, यानी सदस्यों से मिलकर क्या बनता है परिवार, यानी 1 नंबर।
उसके बाद है 3 के बाद 1 आएगा हमेशा। उसके बाद क्या है आपका समुदाय, समुदान नहीं है, समुदाय है आपका, ठीक है। तो ये आएगा यानी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब समुदाय से मिलकर क्या बनता दोस्तों, उससे मिल के बनता आपका इलाका, इलाके से मिलकर क्या बनता आपका, बनता है देश, यानी 5वां नंबर। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। ठीक है, यानी जैसे शब्दकोश, यानी जैसे अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, यानी ABCDEF, उसके हिसाब से जो हमें वर्ड दिए गए हमें उस सीक्वेंस में रखने हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD यानी ए से जेड तक आपको ABCD दिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, जैसे टी है, सब में क्या है टी 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 टी, इसके बाद है आपका O कॉमन है, इसके बाद R कॉमन है आपका, फिर इसके बाद ये देखिए चेंज हो गया टी, फिर इसके बाद यहाँ आ गया O आ गया। तो इस हिसाब से आप इसे सीक्वेंस वाइज रख के आप इसे कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाद्य स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रख के देखते हैं। जैसे हमने ए से पहले रखा ए, इसके बाद फिर रखा ए, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 ए हो गए। बी के बाद 11। तो इसमें क्या होता है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन के, जैसे ये ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन है, ऑप्शन से उठा उठा के हम रख देंगे। जैसे इनके पेयर बन जाते हैं, तो पेयर बनने के बाद यानी इसका जो पेयर जो करेक्ट बनेगा उसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या, ये आपको नहीं देखना। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर आकृति दिए गए विकल्पों में से ज्ञात कीजिए। जैसे ए, R, C, S, E, T, G, अगला अक्षर क्या आएगा, इसमें रिलेशन देखते हैं। जैसे कि आपका आ गया ए में आप 2 प्लस करेंगे C में आप 2 प्लस करेंगे E में आप 2 प्लस करेंगे G, और G में यदि आप 2 प्लस करेंगे क्या होगा आपका ABCDEFGHI, यानी यहाँ पे आना चाहिए I, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आपका इसका करेक्ट आंसर, UI इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह है सीरीज, ठीक है, 0 4 18 48, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें कई तरह की सीरीज होती हैं। कभी कभी क्या होती है ऐड होती हैं, कभी कभी क्या होता है स्क्वायर होता है, कभी कभी क्यूब होता है, कभी कोई रूट होता है, कभी टेबल होती है। कभी क्या करते हैं टेबल में ऐड कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती। तो सेम जैसे वो क्वेश्चन यदि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या इसमें गलत है, यानी सब में जो क्या है सभी संख्याओं में एक संबंध है, लेकिन एक ऐसी संख्या इसमें जिसका संबंध किसी में भी नहीं है। ठीक है, इन किसी भी संख्या से उसका संबंध नहीं है। या तो हो सकता है ये संख्या मल्टीप्लाई हो रही हो, या ऐड हो रही हो, या माइनस हो रही हो, या गुणा हो रही हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका हो तो वो होता है जैसे अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, नहीं अरुण आप ऐसा बना दे, ये हो गया आपका अरुण किससे तेज दौड़ता है, इलियास से दौड़ता है तेज, यानी ई। इसके बाद क्या हो गया, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं, यानी दिनेश क्या करता है इससे भी तेज दौड़ता है, यानी अरुण से भी तेज दौड़ता है, यानी डी आपका यहाँ आ जाएगा। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है, यानी चंद्र आपका यहाँ कहीं, यानी दिनेश सबसे टॉप पे और चंद्र आपका यहाँ कहीं है, सी। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम इतना तेज नहीं, यानी यहाँ आ जाएगा विक्रम। सबसे तेज कौन दौड़ता है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रम सबसे अधिक तेज दौड़ता है। तो आपको ऐसे बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। रवि ने अपने से पुणे में उस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया जो 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधा बस में दाईं ओर अपने स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन जो है ये होता है आपका किलोमीटर के हिसाब से। इसमें क्या होता है आपको एक दिशा तय करनी होती है। इसका जो बेसिक होता है वो होता है ये, यदि आप
ऊपर से जाते हैं, यानी जैसे कोई व्यक्ति ऊपर की साइड जा रहा है तो ऊपर हमेशा जो हम देते हैं वो देते हैं आपका उत्तर दिशा। ठीक है, अब इसके हिसाब से आपका उत्तर जब आप जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से ये हो जाएगा आपका दायां, ये हो जाएगा आपका बायां। तो उसके हिसाब से आपको पूर्व पश्चिम देख देना है। मैप के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें पूर्व पश्चिम का जो ग्राफ है ये मैप के अकॉर्डिंग चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्यों में से एक्स वाई के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, छोरों पर कौन से सदस्य हैं। तो ये आपको ये पैनल बनाना होता है, ऐसा करके 6 सदस्य आपको बिठाने होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, हर एग्जाम में आता है ये। सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी इसे कहते हैं, इन क्वेश्चन को कहते हैं आपका ब्लड रिलेशन। इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कूट भाषा में PAL को लिखा जाता है 2134, अर्थ को 41590 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में PEARL को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको इसमें देखना है। इसे इसने पूछा है P, यानी P का जो कोड है ये है आपका 2, यानी इसे कैसे लिखा जाता है, ये आपका 2। E का जो कोड है ये क्या है, 4 है। ठीक है, आपका 4। A का जो कोड है ये क्या है आपका 1 है, तो 1। और जो आपका R का कोड क्या है, ये R है, इसका कोड क्या है आपका 5, तो इसके हो गया 5। और L का कोड क्या है, तो L का देखेंगे ये है आपका L का कोड है 3, यानी ये आपका क्वेश्चन आंसर इसका है 24153, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। तो आपने जितने भी क्वेश्चन, यानी 100 में से आपने जितने भी मार्क्स प्राप्त किए हैं, जितने भी मार्क्स आपके हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इतने मार्क्स प्राप्त किए इस क्वेश्चन में। तो आपको पता चल गया होगा कि जो आपका पेपर है इसका लेवल कैसा होता। थोड़ा इससे ईजी भी हो सकता है पेपर, टफ तो नहीं होगा, लेकिन पेपर हो सकता है इससे ईजी हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।